everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we will discuss about the previous year questions and related concepts. So students, ये previous year question के quick concepts का day 5 है जिसमें हम history के टॉपिक के बारे में समझेंगे और history में यहाँ से जो dynasties होती हैं ancient and medieval वाला जो time होता है उसके बारे में समझेंगे. So यहाँ पे हम परमार डायनेस्टी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन लेंगे. और क्योंकि ये 2022 के भी प्रीलिम्स में आया है और उससे पहले भी ये परमार डायनेस्टी जो है पूछा जा चुका है, इसीलिए इसके बारे में हम देखते हैं क्योंकि आगे भी अगर अब इससे क्वेश्चन आएगा सो आप कभी भी मिस ना करें, दैट्स वाई. ओके, सो जो परमार डायनेस्टी है उसने मालवा वाले रीजन में रूल किया था. मालवा और जो वेस्ट सेंट्रल इंडिया था ना उसके बीच में रूल किया था. और इसके साइड में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? वो चंडेल डायनेस्टी हुआ करती थी. चंडेल डायनेस्टी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो बुंदेलखंड वाले रीजन में थी. और ये जो परमार डायनेस्टी है ये कौन से रीजन में रूल किया था? इन्होंने मालवा रीजन में रूल किया था. ओके, कब से कब तक? सो 9th से 14th सेंचुरी के बीच में माना जाता है कि परमार डायनेस्टी ने रूल किया था. और ये किस क्लैन को बिलोंग करते थे? ये राजपूत के परमार क्लैन को बिलोंग करते थे. और राजपूत से आपको सबसे पहले क्या माइंड में आता है? हर्षवर्धन ध्यान आता है. सो स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो इनके सारे फ्यूडल्स थे वो अपने अपने एरियाज़ में क्या उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था? वो अपने अपने एरियाज़ में जो उनकी अपनी अपनी क्लैंस थी वो अपनी क्लैंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था. इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ये राजपूत के कौन सी क्लैन के? परमार क्लैन. और अगर अब हम परमार डायनेस्टी के सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात करें सो वो जो 10th सेंचुरी का रूलर था सियाक, उन्होंने गुजरात के अंदर परमार डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन बनाया है. सो अर्लीस्ट एक्सटेंट परमार इंस्क्रिप्शन का कहाँ मिलता है? वो गुजरात में देखने को मिलता है. ओके, एंड स्टूडेंट्स 9th और 10th सेंचुरी में डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी जिसमें से इन्होंने राष्ट्रकूटाज और मान्यखेत एक वेसल्स की तरह उन्होंने रूल किया था. ओके, सो इन राष्ट्रकूटाज को क्या किसके वेसल्स बोला जाता था? मान्यखेत की वेसल्स बोला जाता था क्योंकि अभी अपनी अपनी क्लैंस में डिवाइड होकर रूल कर रहे हैं इसीलिए. ओके, और अभी यहाँ पे कौन सा रूलर आया? सियाक के हमने बारे में बात करी थी. सो सियाक ने जो राष्ट्रकूट की कैपिटल है उसे मान्यखेत बनाया था 972 CE में. ओके, सो अभी यहाँ की परमार डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? मान्यखेत. इस से आप याद भी रख सकते हैं. और क्योंकि अब इनकी कैपिटल बन गई विच शोज देम कि इनकी अपनी सॉवरेन पावर है उस एरियाज में. इनके एरिया के बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि किस एरिया से कितने तक ये फैला हुआ है. लेकिन जो सियाका का सक्सेसर था मंजा, ओके, और इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मुंजा, उन्होंने मालवा रीजन की जो कैपिटल थी उसे मान्यखेत से हटा के जो धरा कैपिटल है जिसे हम धार बोलते हैं जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिया था. और जो मुंजा के नेफ्यू है भोज, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, इनको इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला बट जो भोज है अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है. इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन भोज के टाइम में, और ये भोज कौन थे? ये मुंजा के नेफ्यू थे. जो परमार डायनेस्टी है उसने अपना बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन किया. इन्होंने अपनी डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन कब हुआ है? परमार डायनेस्टी के बारे में लोग कब जानने लग गए? सो भोज के टाइम में जानने लग गए. सो भोज ने अपने किंगडम को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया? सो अगर हम नॉर्थ में बात करें तो चित्तौड़ तक, साउथ में कोंकण, और जो वेस्ट में साबरमती रिवर है, और ईस्ट में कहाँ तक? विदिशा तक. मतलब इन्होंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी पोर्शन तक अपने एरियाज का एक्सपेंशन किया. उन्होंने बहुत सारी फाइट लड़ी है. इसीलिए ही ये जो परमार डायनेस्टी है ये UPSC में पूछा जा चुका है. इन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमस डायनेस्टी नहीं है तो अब जो UPSC है उसका जो फोकस एरिया है वो इस परमार डायनेस्टी पे ही है, इसलिए ही हम इसे डिटेल में कवर कर रहे हैं. सो आप एंड तक वीडियो में बने रहना. एंड क्योंकि अब इनकी जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह पे देखने को आपको मिली थी, सो इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं. सो इनकी जो लड़ाइयाँ थी, बैटल फील्ड्स थे, वो किस किस के साथ रहे हैं वो हम एक बार कवर करेंगे. हो सकता है इसमें से भी कुछ एग्जाम में आ जाए, अदरवाइज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. सो गुजरात के जो चालुक्यास थे उनके साथ, फिर कल्याणी के जो चालुक्यास थे वो, देन त्रिपुरी के कलचुरीज, एंड जेजा खबूती के
चंडेलास। ओके, सो चंडेल डायनेस्टी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। तो जो चंडेल है वो कहाँ के थे, जेजा खबूती के थे। इनके नेबरिंग किंगडम्स के साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा बैटल फील्ड्स रहे हैं, तब जाके इन्होंने इतने एरिया को कॉन्क्यर किया था। और अभी हमने कैपिटल क्या पढ़ी थी कि मान्यखेत के बाद उन्होंने धार कैपिटल जो थी वहाँ शिफ्ट कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो कैपिटल थी वो मांडू शिफ्ट हो चुकी थी। मांडू मीन्स मंडप दुर्गा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार इनके जो एनिमीज थे वो इन पर अटैक कर रहे थे। अब जितना ज़्यादा बड़ा किंगडम होगा उतने ज़्यादा ही उसके एनिमीज होंगे। सिमिलरली आप भी जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करते रहेंगे आपको उतनी ही हेट्रेड मिलती रहेगी, आपके अगेंस्ट लोग बोलते रहेंगे। सो वहाँ यहाँ पर भी वही सेम केस है। और जो परमार किंग है उनमें से लास्ट नोन किंग जो है वो महालखदेव माने जाते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे दिल्ली के, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे। सो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया था 1305 CE में। और यहाँ से भी हमें पता लगता है कि जो परमार डायनेस्टी है वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो हर कोई पढ़ता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता भी है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ अभी ये परमार डायनेस्टी के लोग भी जुड़ गए, मीन्स उनकी भी तो कंटेम्प्रेरी हो गई है। क्योंकि अगर उस टाइम तक रूलर्स बने हुए मीन्स उनके भी कंटेम्प्रेरी हैं। सो इसीलिए भी यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 2022 में परमार डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था पिछले साल, और उससे पहले भी परमार डायनेस्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। सो अब भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इस साल भी क्वेश्चन आएगा। ओके, लेकिन कुछ जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो लास्ट नोन रूलर था ना परमार डायनेस्टी का, महालखदेव, इनके बाद भी कुछ छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, वीक रूलर्स हैं, उन्होंने रूल किया था। और अगर हम परमार डायनेस्टी के टाइम में इनके कल्चरल और पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो परमार डायनेस्टी से मालवा रीजन को बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रेस्टीज मिली है, बहुत ज़्यादा वहाँ के कल्चर का नाम हुआ है। क्योंकि इन्होंने सभी टाइप के जो रिलीजन है उनके पोएट्स को, उनके स्कॉलर को अपने यहाँ पे पैट्रनेज दी थी, शरण दी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो संस्कृत पोएट्स एंड स्कॉलर्स थे उसके लिए जो परमार डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा जानी जाती है। और संस्कृत जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज है संस्कृत जो थी, उसके बाद से ही कुछ टाइम बाद वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हुई थी जब यही जो मुस्लिम्स हैं उनका इन्वेशन हुआ था। बट संस्कृत पोएट्स और स्कॉलर्स की अब भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इसके साथ साथ जो राजा भोज के बारे में हमने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो राजा भोज है वो खुद भी एक संस्कृत के रिनाउंड स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं सोसाइटी के लिए, बहुत सारे अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे डाइवर्स चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि हम आगे एक एक करके कवर करेंगे। और परमार डायनेस्टी के लोगों को ज़्यादातर शैवाइट्स बोला जाता था, मीन्स ये शैविज़म की तरफ ज़्यादा थे और इसीलिए उन्होंने शिव टेम्पल्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करे हैं। लेकिन इन्होंने जैन स्कॉलर को भी अपने कोर्ट में पेट्रोनाइज करा है, मीन्स बोला जाता है कि ये रिलीजियसली क्या है, टॉलरेंट्स है। ये सभी धर्मों को बराबर ये रिस्पेक्ट देते हैं, सभी धर्मों के लिए इनके मन में बराबर की रिस्पेक्ट है और सबको ये टॉलरेट करते हैं। ओके, और यहीं अगर हम कुछ स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियंस जाने कि जो परमार डायनेस्टी के रूलर्स थे ये कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो इन्होंने सभी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने स्पेकुलेशन दिए हैं। सो अगर हम CV वैद्या और VA स्मिथ की स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो जो परमार डायनेस्टी है उसका ओरिजिनल होम माउंट आबू था। लेकिन वहीं अगर हम DC गांगुली के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ये दक्कन रीजन से इनका ओरिजिन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हरसोला कॉपर प्लेट्स पे इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। सो ये तो स्टूडेंट्स अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग स्पेकुलेशंस चलती ही रहेंगी। लेकिन जो सबसे पहला एविडेंस हमें परमार डायनेस्टी के बारे में मिला था वो गुजरात के अंदर मिला था, एज वी डिस्कस्ड अबव। और स्टूडेंट्स किसने बनाया था, ये जो इंस्क्रिप्शन था ये सियाका द सेकंड ने बनाया था, क्योंकि सियाका द फर्स्ट जो थे उन्होंने तो परमार डायनेस्टी का फाउंड किया था, वो उसके फाउंडर थे। लेकिन जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो सियाका सेकंड ने बनाया था। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस गुजरात में मिले हैं इसलिए अपनी इनिशियल डेज में कहाँ से सिचुएटेड थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। और फिर आगे भी अब यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग स्पेकुलेशन दिए हैं कि वो किस एरिया से बिलोंग करते थे, उनका ओरिजिन कहाँ से था। सो ये आप एक बार पढ़ना। बाकी मैंने आपको 2 स्कॉलर्स का एग्जाम्पल लेके बता दिया। एक ने कहा कि माउंट आबू उनका होम था और एक बोलते हैं कि वो दक्कन रीजन से ओरिजिनेट करे थे जो परमार रूलर्स थे। ओके, सो स्टूडेंट्स परमार डायनेस्टी में से हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, पर जो राजा भोज है उनके बारे में भी हम एक बार देखेंगे, क्योंकि ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें लग रहा है, क्योंकि ये उतने ज़्यादा नोन नहीं है। बट
यूपीएससी का अब जो फोकस है वो इस डायनेस्टी पे जा रहा है और 2-3 बार क्वेश्चन परमार डायनेस्टी से आ चुका है। सो अब जो उसके मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में भी आ सकता है, इसलिए हम राजा भोज के बारे में देखेंगे। सो इन्होंने जब अपने ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन कर रहे थे तो वहाँ पे इनकी जो चंडेल किंग थे ना विद्याधर, उससे इनकी फाइट हुई थी एंड ये उस बैटल में हार गए थे, इसलिए ये ईस्ट वर्ड अपनी साइड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन अपने एरिया का नहीं कर पाए थे। बट वहाँ पर ही ये रुके नहीं, इन्होंने उससे सीख ली। सिमिलरली आपको भी अपनी लाइफ में सभी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि अगर एक बार ये आपका अटेम्प्ट नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारते हुए। ओके, सो वही राजा भोज ने किया कि जो चंडेल फ्यूडिटरीज थे बाकी दुबकंद के कच्छा फगतास, उनके साथ इन्होंने बैटल किया और इन्होंने हराया भी। अब देखो इतना ज़्यादा डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स में, बट हाँ राजा भोज के बारे में डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे, इसीलिए ही हम इसे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो जो दबकुंड के कच्छा फगतास थे उसके साथ इन्होंने क्या किया था, मीन्स उनके अगेंस्ट इन्होंने ग्वालियर में एक कैंपेन लॉन्च किया था और इस पे इन्होंने अटैक किया था, जिससे कि उस टाइम में वो कन्नौज एरिया को अपने पास अपने टेरिटरी में ले सके। और आपको पता है कन्नौज तो काफ़ी ज़्यादा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, इसके बारे में जानी जाती है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को हम सभी लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि कन्नौज से अब जो राजा भोज है वो भी जुड़े हैं, इसीलिए ही राजा भोज जो है वो अगेन हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फिर ये कुछ मुस्लिम हिस्टोरियंस ने या फिर जो कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन दोनों ने ही मिलके राजा भोज के बारे में स्पेकुलेशन करी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं परमार डायनेस्टी के। सो आप इन मुस्लिम हिस्टोरियंस के जो भी स्पेकुलेशन है अलॉन्ग विद मॉडर्न हिस्टोरियंस के, ये एक बार आप ओवरव्यू ले लेना, ये आप पढ़ सकते हैं, स्लाइड आपके पास गिवन है। इसके बाद हम राजा भोज के बारे में और कुछ जानते हैं कि क्यों ये इतने ज़्यादा अपनी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने ऐसे क्या काम करे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो राजा भोज है ही इज़ नॉट ओनली अ मिलिट्री लीडर, वो एक पॉलीमैथ भी थे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल के वो पर्सन थे। और स्टूडेंट्स, पॉलीमैथ वो पर्सन होता है जिसे एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, और इसीलिए इन्होंने 84 बुक्स लिखी थी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे थी। और वो कौन से सब्जेक्ट्स पे थी? सो केमिस्ट्री, ग्रामर, आर्किटेक्चर, हाइड्रोलिक्स, स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक्स पे भी, मेडिसिन पे भी, रोबोटिक्स भी इन्होंने अपनी उन बुक्स में लिखा है। और उसके अलावा भी यहाँ पे 4-5 और अलग सब्जेक्ट्स की बात करी गई है। सो आप देख रहे हैं कि उन किंग का क्या इंटेलेक्चुअल लेवल था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि एक वेल नोन स्कॉलर भी थे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट की अब हम बात करेंगे कि जो राजा भोज है उन्होंने भोजपुर सिटी को बनाया था, और वहीं से ही फिर जो भोजपुरी है लैंग्वेज उसका ओरिजिनेशन हुआ था। सो आप लिंकेजेस देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए ही बोला जाता है कि इंडिया की जो भी लैंग्वेजेस है, जो भी इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसके पीछे कोई ना कोई लिंकेजेस ज़रूर है, कुछ ना कुछ उसके पीछे ज़रूर रहस्य छुपा है। सो वही लैंग्वेज भोजपुरी के लिए भी राजा भोज उससे जुड़े हैं। और ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है ये आप कहाँ बोली जाती है? इंडिया में तो बोली जाती ही है, इसके साथ साथ फिजी के अंदर और कैरिबियन की सिटीज़ में भी भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, और वहीं से ही इसे इसका नाम मिला है। सो कहाँ से इसे इसका नाम मिला है? राजा भोज से इसे इसका नाम मिला है, और स्टेट्स का भी नाम भोजपुर पड़ा। और वही अगर हम इनके लास्ट कंटेम्प्रेरी रूलर की बात करें, जो बहुत ज़्यादा बड़े चोल डायनेस्टी के रूलर हैं, राजा राज के बेटे राजेंद्र वन, उनके एक कंटेम्प्रेरी थे, उनसे भी इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं और काफ़ी सारी चीज़, कुछ बैटल्स में इन्होंने विक्ट्री भी प्राप्त करी है एंड कुछ में ये इन्होंने डिफीट भी झेली है। और इसी के साथ आई होप कि आपको हर एक चीज़ जो है वो परमार डायनेस्टी के बारे में समझ आई हो। सो अब जब 28 मई को परमार डायनेस्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, सो आप हम कह सकते हैं कि आप उसे गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ परमार डायनेस्टी को अच्छे से कवर किया है। थैंक यू सो मच।